और इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों के अंतर्गत एक स्थान पर 50 की संख्या का निर्धारण किया गया है। उससे अधिक लोग नहीं होंगे, लेकिन पत्रकार मित्र सादर आमंत्रित हैं। और उसके साथ ये है कि पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में भी जो चिन्हित और नियत जगह हैं वहां पर स्क्रीन लगाई जाएंगी और जिसके माध्यम से प्रदेश के हजारों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस समय कहा था कि माफिया राज से मुक्ति, और उसी समय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लाया था और विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर यह कहा था कि सरकार चलेगी और वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट सरकार का दस्तावेज माना जाएगा। इस 3 साल के कार्यकाल में लगभग 90% बातें विजन डॉक्यूमेंट की हम पूरी कर चुके हैं। हम सभी इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न भी होंगे कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला प्रदेश के वृद्धजनों को सम्मान मिलना चाहिए, जो उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की जो आयु थी, जो 80 वर्ष थी, उसको कम करके 70 वर्ष किया गया और जिसके कारण से लाखों लोगों को उसका लाभ मिला। और हिमाचल प्रदेश में 426 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च किए जा रहे हैं, जो लगभग 5.69 लाख लाभार्थी जिसके अंतर्गत आते हैं। और अभी का जो ये प्रदेश सरकार का जो सेवा काल, इसके दौरान 1,63,607 नए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले लाए गए। और उसके साथ ये कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता आनी चाहिए और यह लगना चाहिए कि सरकार और प्रशासन जनता की बात सुनने के लिए सदा तत्पर रहता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनमंच जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दिया और जनमंच कार्यक्रमों को जब से लेकर के प्रारंभ किया, यह हर विधानसभा क्षेत्र में करते गए 189 जनमंच आयोजित किए गए, जिनमें 48,446 शिकायतें आई और 91% से अधिक का निपटारा किया गया। और उसी के साथ साथ यह है कि फिर कोरोना के समय में जनमंच कार्यक्रम को रोका, लेकिन बीच में थोड़ा प्रयोग के तौर पर एक जनमंच का कार्यक्रम किया था 8 नवंबर 2020 को, और उसके पश्चात कि फिर से उसको रोका गया कि कोरोना के मामले नहीं बढ़ने चाहिए। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 को जनता की पहुंच ठीक प्रकार से बने, इसको प्रारंभ किया गया और माई गवर्नमेंट पोर्टल को प्रारंभ किया गया। जनता से सरकार के लिए मिलने वाले सुझाव, सरकार कैसे चलनी चाहिए और नई नीतियां किस प्रकार की आनी चाहिए। और एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, आज हिमाचल प्रदेश देश का एक धुआं मुक्त राज्य बन गया है और जिसमें धुएं से छुटकारा पाने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना को प्रारंभ किया गया और जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 2.78 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए और अब धुआं मुक्त राज्य हमारा बन गया है। और उसके साथ ही कि अब आने वाले समय में यह तय किया गया है, ऐसे घर जो छूट गए हैं, जहां पर कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, उन सबको भी मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा योजना लाई और जिसके अंतर्गत ये था कि 5 लाख रुपए का
बीमा प्रतिवर्ष किया जाएगा यदि कोई बीमार होता है। और उसमें पाया गया कि यदि जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी नहीं आ सकते हैं उनके लिए श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिम केयर योजना को लाया और हिम केयर योजना के अंतर्गत 1,17,578 रोगियों का इलाज किया गया, जिस पर 115.47 करोड़ रुपए खर्च किया गया। और जिसमें कहा कि सरकारी अस्पताल इस योजना के साथ प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 195 अस्पताल जो रजिस्टर्ड हैं और जिनमें से 58 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र के भी हैं। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3.30 लाख परिवारों ने गोल्डन कार्ड बनाया और इस योजना के अंतर्गत भी 76,805 लाभार्थियों को 79.9 करोड़ रुपए की राशि निःशुल्क इलाज के लिए प्रदान की गई। और उसी तरह सहारा योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नई मंजिल नई राहें, एक नया काम, नए पर्यटन डेस्टिनेशन प्रदेश के अंदर किए गए। और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी इन्वेस्टर मीट की गई जिसे दुनिया भर के निवेशकर्ताओं को बुलाया गया। 13,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड पर उतर गए हैं अब ये, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अपने आप उपस्थित रहे। और समाज के गरीब लोगों के लिए आवास होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,350 मकान निर्मित किए गए हैं, जिस पर 61.83 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और अभी हमने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जितनी आवास योजनाएं हैं, चाहे अटल आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इन सब के अंतर्गत आगामी भविष्य में प्रदेश में ऐसे गरीब वर्गों को शहर और गांव में 10,000 नए आवासों का निर्माण किया जाता रहेगा। मित्रों, इसी सरकार के समय में वर्तमान में मुझे शिक्षा विभाग का दायित्व दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन 3 वर्षों के कार्यकाल में जो एक अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और जिसमें यदि हम ये पाएंगे कि शिक्षा विभाग के अंदर जो रोजगार प्रदान किया गया है इन 3 वर्षों में, तो 3052 TGTRs अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई हैं तथा 1778 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रेजेंटली अंडर प्रोसेस से वो चल रही है। हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1790 C&B अध्यापकों की नियुक्तियां ऑलरेडी हम कर चुके हैं और जिनमें से 2147 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है। और इसी तरह से 1387 JBT अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 2053 अध्यापकों की नियुक्तियां अभी प्रोसेस में हैं। और मित्रों, सरकार ने कई वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे 3276 पैट अध्यापकों को नियमित किया है। और उसके साथ एक और अनोखा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं कि शिक्षा में क्वालिटेटिव जो है वो सुधार आना चाहिए। उसके लिए कहा गया कि जो हमारे पुराने बच्चे जिस विद्यालय से पढ़े हैं उन सबका वहां पर ऑनर बोर्ड पर नाम लिखा जाना चाहिए, जिस योजना का नाम रखा अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती। और ऐसे लगभग हिमाचल के 2680 पुराने छात्रों के उन मोतियों के नाम ऑनर बोर्ड में दर्ज हो चुके हैं। फिर अटल आदर्श विद्यालय, एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रदेश के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे आदर्श विद्यालय बनेंगे और जिनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों की अधिसूचना जारी हो गई है। फिर यह कहा कि प्रदेश में मेधा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। मेधावी छात्रों को स्कूली शिक्षा के बाद जब भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए जाना है, उसके लिए 500 छात्रों को 5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जा रही है। एक योजना हमने बनाई है कि स्वर्ण जयंती सुपर 100 उसको प्रारंभ किया है और जिसमें 10वीं क्लास में
जो सबसे अधिक नंबर लेंगे ऐसे बच्चों को 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और मित्रों, एक और है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की शिक्षा नीति है, इसको लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम आया है, जिसने जब भारत की कैबिनेट ने शिक्षा नीति को पारित किया है, उसके बाद हिमाचल की कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी है और अब इस शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरह से मित्रों, हिमाचल प्रदेश का देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नाम बहुत तेजी से चल रहा है और उसमें कोरोना के समय में भी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्रयास किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और इसलिए हर घर पाठशाला के माध्यम से, ईपीटीएम के माध्यम से हर स्तर पर बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया। 95% बच्चों तक हम पहुंचे हैं और उन सब बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा मिले और इसका प्रयास किया है। और उसके बाद हमने जियो टीवी के साथ मिल करके हिम शिक्षा यानी टीवी जो हमने लॉन्च किया है, एक एलिमेंट्री के लिए, एक हायर के लिए, और उसके माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की गई है। और आज वर्तमान में हर प्रकार की स्थिति में शिक्षा विभाग बिल्कुल यानी अच्छे से काम कर रहा है ताकि जो हमारा भविष्य है उसको हम अच्छी प्रकार से तैयार कर सकें। बस मेरी ओर से इतना, यदि आपको कुछ सर 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कहें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो इन्वेस्टर मीट की और जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं और 13,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड सेरेमनी भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद हमको एक बात यह है कि वो केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए ये पूरा 2020 का वर्ष कोरोना के कारण से जो बीच में कुछ रुकावटें आई, जिसके कारण से कुछ बातें रुकी हैं, लेकिन तब भी प्रयास ये रहा कि किसी प्रकार से विकास बाधित ना हो, तो उस दिशा में प्रयास किया गया और उसको किया है। लेकिन जो यदि बीच में कुछ कसर है वो अब बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ताकि जो बीच में कुछ कसर है उसको हम पूरा करेंगे। एजुकेशन में हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश टॉप में तो है, लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी है जो अंडर स्कैनर है और एक डिग्री को लेकर हिमाचल प्रदेश काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उसको लेकर कैसे कंट्रोल करेंगे? फेक न्यूज़ लाखों में है। आपने जो कहा ये प्रश्न, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये मामले बहुत पहले के, शायद हमसे भी पहले के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन मामलों को दबाया नहीं गया। इन सब पर SIT बैठ रही है और लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी कल भी जम्मू से गिरफ्तारी उनके और हुई है। तो इसलिए जहां जहां पर, चाहे वो मानव भारती विश्वविद्यालय का मामला है, चाहे APG विश्वविद्यालय का मामला, जहां जहां गड़बड़ियां, उन सब पर सरकार जो निश्चित रूप से यानी रोक भी लगाएगी और जांच करके, और यदि जो दोषी लोग हैं उनको जो सजा तक पहुंचा सके, ये हमारा प्रयास है। और इसे किसी प्रकार का कहीं पर ऐसी बातों की देखी नहीं की जाएगी जहां पर इस तरह की चोरबाजारी हुई है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, उसके प्रति सरकार बिल्कुल यानी संकल्पित है। अभी भी आपने देखा होगा बहुत से सरकारी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं जो मनमानी करते थे, अनेक विश्वविद्यालयों में जहां पर ये लगता था कि ठीक प्रकार का यानी कि जो उपकुलपति होने चाहिए वो सारी शर्तों को पूरा नहीं करते थे, उस दिशा में भी कार्रवाई हुई है। बहुत से लोगों ने अपना रिजाइन भी दिया। तो इसीलिए बच्चों के लाभ के लिए, अपने भविष्य के उसके लिए, तो जिस भी क्षेत्र में लगता है तो वहां पर नकेल कसने को तैयार है। सर, प्राइवेट स्कूल की फीस को लेके बहुत मामला है। अभी आपने उसकी जांच के भी आदेश दिए और कुछ उसके लिए कमेटीज भी बनाई, लेकिन लोग भी फिर भी कह रहे हैं कि सरकार उस पर और सख्ती करे और उसके लिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे निकाले ताकि जो स्कूल अभी मनमानी फीस ले रहे हैं उनको वहीं रोक दिया जाए और उसके लिए आगे कोई प्रावधान ऐसे करे कि उसकी मनमानी ना हो। इम्प्लीमेंटेशन पे दिक्कत है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि कैबिनेट ने किया है। पहले आपने कहा था कि हम रूल्स बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, रूल्स नहीं बने। अब सरकार ने जो पूरा भार है वो DCs के ऊपर डाल दिया, जबकि खुद सरकार इसमें
और यहाँ तक लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा पूरे मामले में। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें निर्णय लेने में असमर्थ हुई है। जी नहीं, सरकार निर्णय लेती है और दम से लेती है। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने पहले नोटिफिकेशन किया था कि केवल मात्र निजी स्कूल ट्यूशन फीस लेंगे, और उस समय प्राइवेट स्कूल्स पढ़ने पर हाई कोर्ट में गए, और जो उन्होंने गाइडलाइन दी तो उसके बाद यह है कि कुछ बातों में कुछ कहीं विरोधाभास था, और जिसका अनुचित लाभ उठा करके निजी स्कूल वालों ने मनमानी करने का प्रयास किया है। और अभी पिछले कल हमने उसमें कुछ संशोधन किया है, और हमने ये जो कमेटीज बनाई, कमेटी बहुत पावरफुल होगी, और किसी प्रकार की कोई शिकायत यदि होगी उसको भी दूर करेंगे। और अभी हमारा सीधा सीधा एक ही बात के लिए निर्देश है कि सभी के सभी स्कूल अभी केवल मात्र ट्यूशन फीस लेंगे, और यदि कोई शिकायत आएगी तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सरकार प्रदेश के लगभग 5 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और हम उन बच्चों के साथ हैं, और बच्चों के अभिभावकों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और इसलिए है कि उसमें हमारी। और फिर दूसरा एक जो आपने कहा कि हमको इसका स्थायी समाधान भी करना है, क्योंकि आज तक पहले जो 1997 से लेकर जो हमारा एक्ट था उसमें कोई इस प्रकार का इन पर फीस इत्यादि स्ट्रक्चर पर अंकुश लगाने के संबंध में कोई भी ऐसा नियम नहीं था। और उसका जो मार्च और अप्रैल में जो हमारा सेशन होगा उसमें हम संशोधन करके आएंगे, वो अमेंडमेंट लाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी कोई अपनी मनमानी ना कर सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, वो हम लाएंगे। सर, आपने कहा संशोधन किया है, क्या अमेंडमेंट की गई है और ये नोटिफाई हो गई है कि होनी है? अभी देखिए, कल ही कैबिनेट डिसीजन हुआ कि हमारे डीसीज और जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन उन सबके साथ जो कमेटी बनेगी वहाँ पर हर प्रकार की शिकायत को सुना भी जाएगा। और यह है कि एक बात तो पक्का है कि केवल मात्र उनको ट्यूशन फीस लेनी है, इससे ज़्यादा का अधिकार हम कोई नहीं देंगे। लेकिन जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी उसको क्यों रिपील किया गया, क्यों कैंसिल की? बिकॉज उसी से इनकरेज हुए जो स्कूल्स ने फीस ली। और दूसरा, आप कम से कम 5 बार बोल चुके हैं ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन इसको नोटिफाई नहीं किया गया। देखिए, उस समय कई बार यह है कि न्यायपालिका का भी एक भूमिका रहती है, और सर आपको बीच में जी, न्यायपालिका ने ये कहीं नहीं बोला है कि आप उसको कैंसिल कर दो। नहीं, उनकी जो गाइडलाइन है, लेकिन 2 सेक्शन को रिपील करने को बोला था। बाकी ऑन द नेम ऑफ न्यायपालिका ही उन्होंने जो लूटिंग की है वो उसी के नाम से हुई, बिकॉज आपने वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। सर, मुझे भी ऐड करना है इसमें, इसी में थोड़ा सा ऐड करना फिर आपने। जी सर, हमें तो जो नोटिफिकेशन अगर पढ़े और गाइडलाइन पढ़े उनमें तो यही लिखा है सर कि आपको यही सब देना है, लेकिन इसमें तो लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही इसको मिस जज किया या इंटरप्रेट किया, दैट इज वाई उनको मौका मिल गया ये एजुकेशन फीस इस तरह से adjust करने का। देखो, जो आपने कहा यदि जो मौका मिला, लेकिन अब उस मौके को नहीं देंगे, अब पूरी शक्ति करेंगे। सर, ये जो ऑर्डर आया था ये बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए था। जी, चलिए, अभी अभी जो कमेटी बनाई है तो उसमें उस पर ठीक करेंगे बाबा सब। सर, एग्जाम्स बच्चे सारे बोर्ड के भी हैं और दूसरे भी हैं, क्या एग्जाम्स होंगे? थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। देखिए, एग्जाम्स अभी तो अपने पिछले कल की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि ये सारे मामले देखते हुए बीच में और कई प्रकार से 12 फरवरी तक तो अभी सोचा है कि स्कूलों को बंद रखेंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि अभी एजुकेशन बोर्ड भी और सभी लोग इस सब पर काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों के एग्ज़ाम हम यदि करेंगे तो 15 मार्च के बाद जो है उसके बाद तय करेंगे, लेकिन उसमें भी शिफ्ट वाइज करेंगे। यदि मान लिया जाए कि सवेरे 10th के बच्चों का होगा तो इवनिंग टाइम में 12th के बच्चों का, कुछ इस प्रकार का करके, लेकिन उसके लिए फाइनल अभी तक हमारी तैयारी हुई नहीं है, लेकिन उसको कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम, और फिर ये लगता है कि जनवरी के आखिर तक, जो अभी तक लग रहा है कि वैक्सीन आ जाए तो तब तक ये समाधान होता, तो उस समय क्या स्थिति होती है। लेकिन अभी कुल मिला के है कि जो जब भी अगर एग्जाम्स होंगे तो ये जा करके हमारे मार्च अप्रैल में ही होंगे। सर, पढ़ाई ऑनलाइन हुई, क्या एग्जाम को ऑनलाइन करने का भी कोई विचार? अभी तक ऐसा विचार नहीं है। अभी तक तो फिलहाल हम यही चाहते हैं कि इस सब के साथ ऑनलाइन पढ़ाई हमारी जारी रहेगी और ऑफलाइन भी जारी रहेगी। जहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत है वहाँ पर हमारे टीचर्स ने जा करके नोट्स भी पहुँचाए। ये दोनों मेथड हमारे जो है